सकेशस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉर्गनमेंटो रिफॉर्म्स। इन्हें इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे अपनी पूरी फैकल्टी की तरफ से सकेशस अकेडमी की। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। तो हम आज बात करते हैं मॉर्गनमेंटो रिफॉर्म्स। मॉर्गनमेंटो रिफॉर्म्स क्या थे कि मॉर्ले तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और जो मिंटो थे ये वाइसराय थे उस टाइम हमारे 1909 में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए वो सब हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे पहले भी हम आपके साथ एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जो मोटांगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे 1919 के, वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो वीडियो देखनी है उससे पहले आप मॉर्गनमेंटो रिफॉर्म्स वाली वीडियो देखिए, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़े चेंजेस किए थे आगे मोटांगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। तो इसके हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिफॉर्म्स देखेंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स किए, इवैल्यूएशन देखेंगे। इवैल्यूएशन में हम इसकी क्रिटिसिज्म वगैरह और इनके क्या नेगेटिव पॉजिटिव जो इम्पैक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर, जहाँ हमारे पार्लियामेंट सिस्टम प्रोविंशियल लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन में। हम देखते हैं कि अक्टूबर 1906 में के कई ग्रुप ऑफ मुस्लिम पर्सन ने इकट्ठा होकर एक सिमला डेपुटेशन करवाया। सिमला डेपुटेशन को लीड कौन कर रहा था? आगा खान लीड कर रहे थे। और ये जो लॉर्ड मिंटो थे उनको मिलने गए। ठीक है, लॉर्ड मिंटो उस टाइम हमारे वाइसरॉय थे। ठीक है, वो उनको मिलने गए और उनको कहा कि हमें जो अपने यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो। ठीक है, मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम आपके प्रति लॉयल रहे, मुस्लिम आपके एम्पायर के डिफेंस में हमेशा ही दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनसे उनके आगे खड़े हैं। ठीक है, उनसे फाइट की है। ठीक है, तो जो लॉयल्टी है मुस्लिम के, उस लॉयल्टी को बनाए रखने के लिए आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करो। ये इन्होंने मिंटो को जाके कहा। ठीक है, आगा खान, इस जो शिमला डेपुटेशन थी, आगा खान उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसे होता है कि जैसे अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ रहा है कहीं पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो मुस्लिम ही होगा। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। सपोज करो अगर हिंदू को प्रोवाइड किया जाता है सब सेपरेट, अगर मान लेते हैं अगर किया जाता है तो वो जो हिंदू कैंडिडेट होगा उसको हिंदू लोग ही वोट करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम इसी जो रिफॉर्म थे, जो मॉर्गनमेंटो रिफॉर्म्स थे, इनमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए मुस्लिम को। अब मुस्लिम अपने कैंडिडेट को खुद ही वोट करेंगे। ठीक है, और कोई कैंडिडेट और रिलीजन का वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और उन्होंने एक तो ये कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए जाए मुस्लिम को, जो आगा खां का जो ये कमीशन था इन्होंने कहा। ठीक है, मिंटो को। और एक बात की कि जो हमें सीटें मिलेंगी वो हमारे नंबरिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो अगर हमारी 16% स्ट्रेंथ है, अगर हमारी मुस्लिम 16% है तो हमें कम से कम 20-21 सीटें मिलनी चाहिए। मतलब हमारे नंबरिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमें सीटें मिलनी चाहिए ताकि हम अपना सेपरेट इलेक्टोरेट बना रहे हैं, ताकि हमारी रिप्रेजेंटेशन है जो वो चाहे प्रोविंशियल काउंसिल में हो चाहे इंपीरियल काउंसिल में हो, वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए। ठीक है, और ये ग्रुप था जो शिमला डेपुटेशन को लीड कर रहा था। इन्होंने धीरे धीरे मुस्लिम लीग को भी अपने कब्जे में ले लिया। जो मुस्लिम लीग एक मुस्लिम के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए एक 1906 में, दिसंबर 1906 में एक संस्था बनाई गई थी जिसको मुस्लिम लीग कहा गया। रियलिटी में इसको किसने बनाया था? मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग बनाई गई थी नवाब सलीमुल्लाह द्वारा। ठीक है, और नवाब मोहसिन उल मुल्क और विकार उल मुल्क द्वारा दिसंबर 1906 में बनाई गई थी। अब देखो कि इनका मुस्लिम लीग का काम क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें एम्पायर के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखानी, हमें एम्पायर के प्रति हमें अपनी वफादारी दिखानी अंग्रेजों के प्रति, और जो मुस्लिम लोगों में जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलिजेंसिया है, उनको कांग्रेस से दूर रखना है। इनको लगता है कि कांग्रेस जो नेशनलिज्म की भावना से लेकर चल रही है, और ये मुस्लिम लीग वाले मानते हैं कांग्रेस हिंदू लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में लगी हुई है, और हमें मुस्लिम लीग का काम क्या था? मुस्लिम इंटेलिजेंसी जो मुस्लिम बुद्धिजीवी थे उनको कांग्रेस से दूर रखना। अब हम एक बात देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हमें पता कि मॉडरेट नेता थे कांग्रेस के, एक फाउंडिंग मेंबर थे कांग्रेस के, और ये इंग्लैंड गए और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले से मिली। ठीक है, जॉन मॉर्ले से मिलकर उन्होंने कहा कि हमें भी कोई सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम हमारे देश में लागू करो, जैसे अदर ब्रिटिश कॉलोनीज में था, जैसे आयरलैंड में था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में था, क्योंकि आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी।
तो वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का अगर सिस्टम लागू किया जा सकता है तो आप हमारे इंडिया में हमें सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अपना स्वराज करने के लिए हम कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हमें प्रोवाइड करते। ठीक है, तो अब देख लो वो जो मुस्लिम लीग वाले थे वो गए थे मिंटो के पास, वो वाइसराय था, और मॉर्ले के पास गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कांग्रेस के एक मेंबर थे। तो अब यहाँ पे जो वाइसराय लॉर्ड मिंटो थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे जो जॉन मॉर्ले, ठीक है, इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम मुस्लिम को प्लेकेट करने के लिए, प्लेकेट मीन्स होता है यहाँ पे मुस्लिम को शांत करने के लिए, और कांग्रेस को, जहाँ कांग्रेस के जो मॉडरेट नेता हैं उनको शांत करने के लिए, जहाँ उनको लालच देने के लिए हम कुछ ना कुछ रिफॉर्म जरूर लेके आएंगे ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर इन्होंने ही एक मेजर बनाया, इन्होंने ही एक पैमाना बनाया जिसको आज के टाइम में या उसी टाइम में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना गया। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कह देते हैं या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कह देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा इलेक्टिव प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, मेंबरशिप थी, जो काउंसिल थी वो चाहे स्टेट की काउंसिल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की काउंसिल हो, वहां पे एक इलेक्टिव प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया। इलेक्टिव मतलब आप लोग चुने भी जाएंगे, इसमें पहले क्या होते हैं, और एक नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप भी काउंसिल्स में होगी। मतलब नॉन ऑफिशियल वो पर्सन होंगे जो ऑफिस जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह नहीं होंगे, वो नॉन ऑफिशियल होंगे, और उनमें से कई पर्सन को चुना भी जाएगा। ठीक है, इंडियन को भी अलाउ किया गया कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, बट उनको कैसे खड़ा होना इंडियंस को, उनका बेसिस क्या होगा, क्लास और कम्युनिटी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा मुस्लिम को अलग उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ठीक है, तो आप क्लास और कम्युनिटी के बेसिस पे इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, नो डाउट, बट वो आपका इलेक्शन, वो कंपटीशन वहाँ पे खुला नहीं होगा। फर्स्ट टाइम मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। ठीक है, और सेंट्रल काउंसिल भी बनाई गई। ठीक है, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, सेंट्रल काउंसिल के लिए दिया गया। ये यहाँ पे जो बात चल रही है वो प्रोविंसेस की नहीं है। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इससे लोगों में डिवीजन बढ़ गया, क्योंकि मुस्लिम अब अपने नेता को खुद चुनेंगे। ठीक है, बाकी रह गए हैं उनके लिए अलग कई क्लासेस भी बनाएंगे। क्लास अपने जैसे इन्होंने ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए 2-3 सीटें रिजर्व रखी थी, लैंडलॉर्ड के लिए वो क्लास रिजर्वेशन में आता, वो क्लास इलेक्टोरेट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इन्होंने इंडियन लोगों को डिवाइड करने के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को प्रोवाइड किया कि वो सेंट्रल काउंसिल में वो खड़े हो सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के बेसिस पे। अब जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है ना, वो भी इंक्रीज किया गया, चाहे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों जगह इलेक्टेड मेंबर्स थे जो उनका नंबर इंक्रीज कर दिया, मतलब अब इलेक्टेड मेंबर ज्यादा चुने जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या, जो प्रोविंशियल काउंसिल की बात करें वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को बढ़ाया गया। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को, जो ऑफिस से ब्यूरोक्रेट नहीं थे, वो और थे कोई अंग्रेजों के जो नॉमिनेटेड पर्सन थे, उनको बढ़ाया गया। ठीक है ना, आप देखिए जैसे नॉन ऑफिशियल्स तो नॉमिनेट किए जा रहे थे, ठीक है, वो इलेक्ट नहीं किए जाते नॉन ऑफिशियल, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी थी वो रही। इससे क्या पता लगा, वो पर्सन थे जितने, चाहे ये कह रहे थे हमने इलेक्टेड पर्सन की वो बढ़ा दी, संख्या बढ़ा दी, बस बात क्या थी, जो नॉन ऑफिशियल थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, और नॉन ऑफिशियल जो नॉमिनेट किए जाते थे, इससे क्या हुआ, नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी वहां पे बढ़ गई थी। हम देखते हैं कि सुमित सरकार जी हिस्टोरियन है वो बड़े, इन्होंने कहा कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल मेंबर थे 69, ठीक है ना, और 69 टोटल मेंबर में से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 37 तो ऑफिशियल्स थे और 32 नॉन ऑफिशियल्स थे, और इन 32 में से जो 5 होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, वो नामजद किए जाएंगे। ठीक है, और फिर जो 20 अब देखो 32 नॉन ऑफिशियल है और 32 में से 5 नॉमिनेट किए जाएंगे। इसका मतलब पीछे कितने रह गए, इलेक्टेड कितने रह गए, इलेक्टेड सिर्फ 27 रह गए। जैसे हमने पहले भी बात की कि 69 में टोटल 27 ही इलेक्टेड होंगे नॉन ऑफिशियल। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वो कह रहे थे हमने प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्टेड जो लेजिस्लेटर होंगे उनकी संख्या बढ़ा दी, तो वो गलत थी, उसमें 27 ही इलेक्टेड थे। ठीक है, अब 27 में से जो इलेक्टेड है, नॉन ऑफिशियल जो इलेक्टेड है, 8 सीट तो रिजर्व की गई मुस्लिम के लिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया, और 4 सीट रिजर्व की गई ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए, ब्रिटिश के जो पूंजीपति होते थे जो वहाँ पे इंडस्ट्री कर रहे थे, उनके लिए भी 2 सीट रिजर्व की गई, 4 सीट उनके लिए रिजर्व की गई, और 2 लैंडलॉर्ड के लिए की गई, और 13 सीट्स थी वो जनरल इलेक्टोरेट में आती थी, वहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता था, वो जनरल इलेक्टोरेट को प्रोवाइड की गई। ठीक है,
तो ये इलेक्टेड 27 इलेक्टेड थे, इसमें से आप देख सकते हैं कितनी कितनी किनको बांटी गई, वो सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो अब जितने इलेक्टेड मेंबर मैंने आपको बोला 27 इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। 27 में से ये भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गए। ये हमारे टाइम जैसे आज के टाइम में हम एमएलए चुनते हैं, ठीक है, एमएलए हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, हमारे लोग सभी जो 18 साल से ऊपर है वो वोट डालते हैं, ठीक है। और अगर हम एमपी भी चुनना होता तो एमपी भी हमारे जो 18 साल से ऊपर लोग होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर थे वो जो 27 थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ये आप देख सकते हैं। जैसे जो लोकल बॉडीज होती थी वो अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज कुछ गिनने चुने पर्सन का, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उस टाइम लगभग मोटांगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करें 1919 में 15-16% लोग ही लगभग थे जो वोट करते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं 1909 में तो इससे भी कम हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता वो जो 10-12 लाख लोग होते थे उनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बना लिया जाता, वो 10-12 लाख लोग ही वोट करते थे, ठीक है। और ये जो 10-12 लाख लोग होते थे ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लोगों को चुनते थे, ठीक है। अब ये जो स्टेट वाले थे जिनको हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कहते थे, ये आगे फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए मेंबर इलेक्ट करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर थे, चाहे वो सेंट्रल काउंसिल में हो चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल में है, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को दिया गया और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा दी गई। रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ा दी गई, जितनी उनकी पॉपुलेशन थी, जितने परसेंट उनकी पॉपुलेशन थी, सीट उससे भी ज़्यादा उनको प्रोवाइड की गई, ठीक है। और उनको एक अलग तरह के, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उनको एक तरह का उनको अवार्ड दिया गया कि उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की हेल्प की है, ठीक है। फिर एक और नई बात इसमें आती है कि जो मुस्लिम वोटर की क्वालिफिकेशन थी, मैंने आपको पहले बताया कि जो इनकी फ्रेंचाइजीज थी, जो लोग वोट करते थे वो 10-15 लाख लोग कुल होते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनमें जो 10-15 लाख लोग चुने जाते थे उनमें एक इनकम क्वालिफिकेशन की भी बात होती थी, कितनी इनकम वाला पर्सन वोट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या गया, मुस्लिम वोटर के लिए जो इनकम की क्वालिफिकेशन थी उसको कम कर दिया गया। जैसे मैं कहने का मतलब ये, जैसे कोई 10 लाख पर ईयर कमा रहा है, ठीक है, तो दूसरे लोगों के लिए क्या था, 10 लाख पर ईयर कमा रहा तो उसको वोट करने का अधिकार दिया जाता था। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि अगर मुस्लिम के लिए जो इनकम क्वालिटी वो कम कर दी, उनके लिए 8 या 7 लाख रुपए कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वोट कर सके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी इसी मतलब मॉर्लिमेंटरी रिफॉर्म में ये सब इंट्रोड्यूस किया गया था। अब लेजिस्लेचर की पावर हो, लेजिस्लेचर जो हमारे कानून बनाते होते हैं वो चाहे सेंटर पे हो चाहे प्रोविंसेस में हो, ठीक है ना, उनकी पावर को एनलार्ज कर दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया। अब जो लेजिस्लेचर थे वो रेजोल्यूशंस पास कर सकते थे, बट ये बात ध्यान है ना, उनका वो रेजोल्यूशन ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या गवर्नर जनरल है वो एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, फिर फर्दर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे और बजट की अलग अलग आइटम्स पे वो अपना वोट भी कर सकते थे। पर एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे वोट वो पूरे बजट पे नहीं कर सकते थे। इवन जो मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 की आएंगे उसमें भी सिर्फ 25% ही जो बजट होगा उस पर वोट की जा सकती थी, 75% बजट पर वोट नहीं की जा सकती थी। अब एक इंडियन होगा जिसको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ाया जाएगा, ठीक है, बैठाया जाएगा। वाइसराय की वाइसराय एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करता था ना उस टाइम, जो गवर्नर जनरल होता था वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता था उस टाइम, ठीक है। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें एक पर्सन इंडियन भी होगा। सत्येंद्र सिन्हा थे जो फर्स्ट इंडियन थे जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 में लाए गए थे। और यही आपको ध्यान रखना है कि मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में ये वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 8 पर्सन होंगे, उसमें से 3 इंडियन होंगे। बट 1909 वाले पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में सिर्फ एक पर्सन सत्येंद्र सिन्हा ही था जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। अब हम यहाँ पे इसकी एवेल्युएशन की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इसको कांग्रेस वाले किस तरह देखते थे, जब दूसरे लोग इसको किस तरह से देखते थे, ठीक है, जब अंग्रेज इन रिफॉर्म को किस नजरिए से देखते थे, इसकी हम थोड़े ड्रॉबैक के बारे में भी इसी में ही बात कर लेंगे। हम कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी 1909 के रिफॉर्म से वो सॉल्व नहीं हुई। मॉर्ले ने खुद ये कह दिया था कि जो स्वराज की डिमांड कांग्रेसमैन या इंडियन लोगों द्वारा की जा रही है वो इस टाइम में इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है, इनको अपनी डिमांड वापस ले लेनी चाहिए। और इसने ये भी कहा कि मैं तो इवन जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये मांग रहे हैं, मैं तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस इंडिया के लिए करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आपको ध्यान देखना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ठीक है।
तो ये तो ऐसे कहना है, जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ही 69 में से 27 है, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी? ठीक है, मोर देन खुद कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम आपको प्रोवाइड करना चाहते भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है, उसने फर्दर कहा कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो रिफॉर्म किए, हमने जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो हम लेके आए, अगर आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप मान सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे, ये नेशनलिस्ट रैंक थे, उनको डिवाइड करने के लिए बनाए गए थे। जैसे मॉडरेट को डिवाइड करने के लिए, मुस्लिम लोगों को डिवाइड करने के लिए, मुस्लिम लोगों को एक्चुअली क्या थी, इस टाइम नेशनलिज्म की भावना लोगों में, राष्ट्रवाद की भावना बहुत पनप रही थी, लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि सेपरेट मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और मॉडरेट को कुछ ऐसे मतलब कैरेट वगैरह फेंक के, इनको थोड़ा मतलब कुछ रिफॉर्म वगैरह फेंक के इनको अपनी तरफ मिला लिया जाए, ताकि ये जो ग्रोथ हो रही है, इनकी यूनिटी में जो एकता में ग्रोथ हो रही है, उसका खंडन किया जाए, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से जब जो थोड़े मॉडरेट को जो रिफॉर्म दिए गए, इससे क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद लोगों के रैंक थे, जब राष्ट्रवादियों को बांट दिया गया इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मॉडरेट और मुस्लिम को अगेंस्ट करने के लिए जो राष्ट्रवाद लोगों में आ रहा था, जो राष्ट्रवाद लोगों में बढ़ रहा था, उसमें क्या किया कि हम मॉडरेट्स को और मुस्लिम को इस राष्ट्रवाद की भावना के अगेंस्ट करना है, इनके जो ये नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको इनसे दूर लेके जाना है। ठीक है, और जो ऑफिशियल्स थे, अब देखो जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो अंग्रेज थे और जो मुस्लिम लीडर थे, जिन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, वो ऐसे सोचते होते थे कि हम अपने एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को बचाने जा रहे हैं, इससे जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इससे हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल काउंसिल में और प्रोविंशियल काउंसिल में बढ़ेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये डिमांड थी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की, ये कुछ एलीट, ये कुछ रिच मुस्लिम पर्सन थे जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। वो सिर्फ अपने भले का सोच रहे थे, जनता के भले का वो नहीं सोच रहे थे। ठीक है, इसके बिना क्या करें, जो इलेक्शन थे वो बहुत इनडायरेक्ट थे। जैसे हमने पहले भी आपको कहा कि पहले तो एक लोकल बॉडी होती थी, वो प्रोविंशियल मतलब लेजिस्लेचर को चुनती थी, फिर फर्दर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होते थे, वो सेंट्रल काउंसिल के लिए लेजिस्लेचर चुनते थे। तो इससे क्या हुआ, ये जो इलेक्शन का सिस्टम था इनका, वो बहुत इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट नहीं था। इससे अंग्रेज क्या कर रहे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा के अपने लेजिस्लेचर थे वो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज रहे थे, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल की काउंसिल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की काउंसिल हो। ठीक है ना, अब थोड़े बहुत पार्लियामेंट्री फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दी गई थी। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया क्या कर रहा है, या वॉइस राय क्या कर रहा है, ऊपर गवर्नर जनरल क्या कर रहा है, तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो ठीक है, और गवर्नर जनरल हो गया, और जो वॉइस राय हो गया, उनकी पावर अनलिमिटेड थी। वो किसी भी, वो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, जाए प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर होते थे, ठीक, वो चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो और चाहे वो सेंट्रल काउंसिल में हो, वो उन लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं थी कोई रूल रेगुलेशन बनाने की, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन रद्द भी किए जा सकते जो उनके ऊपर सीनियर अथॉरिटी थी। जैसे सेंट्रल लेवल पे हम बात करें, वाइसराय था सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद बात करें गवर्नर जनरल था एज ए प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे, और जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर होता था। तो इनके पास ही अपने अपने स्थान पर इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म नहीं की थी। तो इसी बात पे कई बार जो कांग्रेस वाले पर्सन होते थे और कोई जनता होती थी इंडियन जो सेल्फ गवर्नमेंट पाना चाहती थी, वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की आलोचना करती रहती थी। ठीक है, फिर इसके बिना क्या करें कि कुछ ही ऐसे लीडर थे, जैसे हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, तो ऐसे मेंबर थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और वहाँ पे उन्होंने डिबेट की काउंसिल में जाके, ठीक है, उन्होंने कहा हमें यूनिवर्सल, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि हमें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करो, अंग्रेजों को कहा। और फिर जो आपकी दमनकारी पॉलिसीज है, जो हमारी आप प्रेस की फ्रीडम को दबाने के लिए, जो हमारे लोगों को दबाने के लिए, जो राइट वे में प्रोटेस्ट करते हैं उनको दबाने के लिए दमनकारी पॉलिसी चला रखी है, इनको आपको बंद करना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि जो हमारे साउथ अफ्रीका में जो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, जहाँ इंडियन वर्कर है साउथ अफ्रीका में, उनकी दशा बहुत बुरी है। ठीक है, तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओनली कुछ ही पर्सन थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे वो सेंट्रल लेवल में, चाहे वो इसमें प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिल में थे, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का
को एज ए डिबेट यूज कर रहे थे, इसको एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज कर रहे थे। बाकी कोई भी अच्छी तरह से, वो जितने भी काउंसिल में बंदे चुने गए थे वो सही तरह से वहां पे डिबेट नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद क्या होता है कि 1919 में जो ये रिफॉर्म आए थे, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, ये तो सिर्फ एक छाया थी, ठीक है, इसमें कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। लोगों ने क्या कहा था, लोगों ने कहा था कि हमें सेल्फ, इवन कांग्रेस ने क्या कहा था, हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड की जाए, बट इन्होंने हमें एक परोपकारी तानाशाही प्रोवाइड की, इन्होंने हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं की, और ये शरेआम कह रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको नहीं देंगे, ठीक है। ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स क्या थे, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे काउंसिल में कैसे पर्सन चुने जाते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्सन कैसे चुने जाते, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।